नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, शासक और उनकी इमारतें। ठीक है, कि कौन सी इमारत किस शासक ने बनवाई थी, उसमें कौन सी कला का इस्तेमाल किया गया है और क्यों वह इतनी अच्छी और सुंदर लगती है। चलिए शुरू करते हैं। फिगर वन देख लेते हैं पहले। ये आपकी फिगर 1 है। आप लोगों को देख के लगाओ कि ये किसकी फिगर है। ये आपकी कुतुब मीनार, किसकी? कुतुब मीनार की फिगर दिखाई गई है। आइए, तो फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकोनी ऑफ द कुतुब मीनार। ये जो फिगर 1 है जो कि हमने अभी देखी, यह आपकी कुतुब मीनार की पहली छज्जे की फ़ोटो है, पहली बालकोनी की फ़ोटो है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैज़ हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199 और यह लगभग 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी बाय द स्मॉल आर्क्स एंड जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस। अगर आप गौर से इस पहलू को देखें और नोटिस करें, ध्यान दें, तो इस छज्जे के नीचे छोटे छोटे मेहराब और एक, मैं कहूँगा कि जियोमेट्री, बेसिकली ज्यामितीय रूपरेखाएं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। मेहराब क्या होता है? मेहराब होती हैं एक तरह की, सपोज करो आपने एक इस तरफ दीवार लगाई, एक इस तरफ दीवार लगाई, और जो इसमें आप डिज़ाइन बना देते हैं इस तरह के, ये होते हैं मेहराब। ठीक है, तो इस तरह के आपको इसमें डिजाइन देखने को मिले। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकोनी। आपने इसमें देखा होगा कि जो छज्जा है उसके नीचे दो पट्टियां खींची हुई हैं, जिसमें कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन आपके होते हैं अभिलेख। ठीक है, वे इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद दीज आर इन अरबिक, और ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर, और आपने ध्यान दिया होगा कि जो इसकी सतह है, किसकी? मीनार की जो सतह सरफेस है वह थोड़ी कर्व्ड है और थोड़ी एंगुलर, एक एंगल पे झुकी हुई है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रेसिजन, और इसके लिए जो इस जगह पर, इस सतह पर जिसने भी अभिलेख लिखे हैं, उस अभिलेख को लिखने के लिए एक बहुत ही कुशल व्यक्ति की ज़रूरत है। यह मैं कहूँगा कि बहुत ही परिशुद्धता, बहुत ही प्रामाणिकता, बहुत ही परिशुद्धता की जरूरत है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्समैन पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क, और इसको एक बहुत ही ज़्यादा योग्य या कुशल व्यक्ति ही इस काम को कर सकता है। ठीक है, रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स एगो। यह याद करो कि लगभग 800 साल पहले बहुत कम इमारतें बनती थी, किसकी? पत्थर और ईंट की। What would have been the impact of a building like the कुतुब मीनार on observers in the 13th century? तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? जब हम कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ा 13वीं शताब्दी के लोगों पर। बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में, किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। राजा और उनके जो ऑफिसर थे वे 2 तरह की स्ट्रक्चर, संरचनाएं बनाते थे। किन तरह की? 2 तरह की। कौन कौन सी? एक तो आपने सुना होगा कि किले, पहला किले हो गए, पैलेसेस महल हो गए, गार्डन रेजिडेंसीज जो बागान वाले घर हो गए, है ना, घर में एक बड़ी सी फुलवाड़ी टाइप बना दी इस तरह का, एंड टॉम्ब्स, और जो मकबरे हैं ऐसे बनाते थे। और ये होते क्या थे? ये होते सेफ, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। क्या होते थे? ग्रैंडियोस प्लेसेस, मतलब कि इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह। कैसी? आराम करने के लिए भव्य, बहुत सुंदर जगह बनाते थे। तो एक तरह की बिल्डिंग तो ये होती थी। दूसरी क्या होती थी? पब्लिक एक्टिविटी,
मतलब आम लोगों के लिए, जिसमें कि टेम्पल मंदिर होते थे, मॉस्क्यूज मस्जिद होती थी, टैंक्स वेल्स कुएं होते थे। टैंक्स होता है आपका हौद होता था। कारवनसेराय, क्या है कारवनसराय, जो आपके सराय होते हैं ना, सराय सराय होते थे। एंड बाजार, और बाजार होते थे। किंग्स, इस तरह के ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। एक तरफ आपके जो राजा के उपयोग के लिए, राजा और उसके खास लोगों के उपयोग के लिए, जैसे कि किले हो गए, महल हो गए, इस तरीके से। दूसरा आम आदमियों के लिए, ठीक है। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट, और राजा चाहता था कि वह अपनी प्रजा की, अपने सब्जेक्ट की पूरी देखभाल करे। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट, रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज, और अपनी जनता के लिए, उनके आराम के लिए, उनके प्रयोग के लिए जब वह इन संरचनाओं को बनाते थे, इन स्ट्रक्चर को बनाते थे, तो वे आशा करते थे कि जनता उनकी प्रशंसा भी करे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज ऑल्सो कैरिड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, और जो ये इमारतें बनाई जाती थी, इनको बाकी दूसरे लोग भी बनाते थे, जिसमें कि व्यापारी भी सम्मिलित हैं। दे बिल्ट टेम्पल्स मॉस्क्यूज एंड वेल्स, ये व्यापारी मर्चेंट्स लोग जो हैं, ये मंदिर भी बनाते थे, ये मस्जिद भी बनाते थे, और ये कुएं भी बनाते थे। हाउएवर, जबकि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो घरेलू कला है, स्थापत्य है, लार्ज मैंशंस, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, ऑफ मर्चेंट्स, उन व्यापारियों की, हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, और ये हमें देखने को मिलती है कब से, आपकी 18वीं शताब्दी के बाद से। 18वीं शताब्दी से हमें बड़ी बड़ी हवेलियाँ, मैंसन देखने को मिलते हैं। लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, आगरा किले के लिए जो श्रमिक आए थे, बिल्ट बाय अकबर, अकबर के द्वारा बनाया गया जो आगरा फोर्ट है, आगरा किला है, उसमें लगभग 2000 स्टोन कटर्स, लगभग 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर, चूना बनाने वाले, और 8000 मजदूरों की ज़रूरत थी, और इन लोगों ने मिलकर उसको बनाया था। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग होती है आपकी अभियांत्रिकी, क्या होती है, अभियांत्रिकी। इंजीनियर कौन होते हैं, अभियंत्र, ठीक है। तो अभियांत्रिकी कौशल और कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य। मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो मोनूमेंट्स थे, जो इमारत है, उनसे देखकर हम यह जान सकते हैं, उनसे हमें यह विचार मिल सकता है, हम उस समय की बात जान सकते हैं कि जो उस समय शिल्प विज्ञान था, जो कि निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इन इमारतों से हम उस समय के शिल्प विज्ञान की जानकारी ले सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने एक छत को लिया, एक छत को लिया उदाहरण के तौर पर, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और ए स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। और इसमें हमने देखा कि जो 4 दीवार होती है, मान लो आपकी ये 4 दीवारें हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, इन चारों दीवारों पर ये दीवार बनी। छत बनाने के लिए क्या करते थे कि इन पर एक बीम डालते थे। आज भी आप लोग देखते होंगे, सपोज घर में, अब तो क्या सबने पक्के मकान बना लिए, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि 2 बीम डाल के उनके ऊपर कड़ियाँ डाल देते थे, इस तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। बट द टास्क बिकम डिफ़िकल्ट, लेकिन यह जो टास्क होता था यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। कब, जब हम चाहते थे वी वांट टू मेक ए लार्ज रूम विद एन एलाबरेट सुपर स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी आकृति, एक अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर होता है अधिरचना, तो अधिरचना को बनाने के लिए एक बहुत मुश्किल वाला टास्क, मुश्किल काम होता था। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती थी। अब अधिरचना क्या होती है, द पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर, कि जो आपका भूतल है उस भूतल से ऊपर, उस भूतल से ऊपर भी भवन का भाग होता था, ठीक है। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स,
जो आपके आर्किटेक्ट होते थे उन्होंने ज़्यादा कमरे बनाने शुरू कर दिए थे, ज़्यादा दरवाजे, ज़्यादा खिड़कियां लगाने शुरू कर दी थी उस अपनी बिल्डिंग में। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम across two vertical columns, a style of architecture called ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड। तो जब उन्होंने क्या किया, अपनी बिल्डिंग में ज़्यादा कमरे, ज़्यादा दरवाजे, ज़्यादा खिड़कियां लगाने शुरू कर दी, ठीक है। रूफ्स, छत, डोर्स और विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम। ये दो वर्टिकल कॉलम खड़े किए और इन पर एक हॉरिजॉन्टल बीम डाल दी। ऐसा करने से क्या होता था कि वे उस पर छत डाल दिया करते थे, ठीक है। अब इस पद्धति को, मतलब दो वर्टिकल कॉलम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम डालकर जो इमारत बनाते थे, इस फिनोमिना को, इस आर्किटेक्चर के स्टाइल को कहते थे ट्राबिएट। क्या कहते थे? ट्राबिएट। ट्राबिएट का मतलब होता है अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। क्या है? अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। बिटवीन द 8th and 13th सेंचुरी, 8वीं और 13वीं शताब्दी की अगर बात करें, इसके बीच में ट्रेबिएट स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टोम्स एंड इन बिल्डिंग्स अटैच्ड टू द लार्ज स्टेप्ड वेल्स। तो जो ये टोड़ा निर्माण था, इसका इस्तेमाल किया गया कब? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। क्या क्या बनाने के लिए? मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मकबरे बनाने के लिए और उन बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कि जुड़ी होती थी बावली से। किससे? बावलियों से। चलिए नेक्स्ट, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। प्रारंभिक 11वीं शताब्दी में जो मंदिर का निर्माण होता था वह कैसे होता था, वह जानते हैं। द कंडारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धन्यदेव ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। 999 में, जो 999 सदी थी, 999 के वर्ष में राजा धंगदेव ने, कौन? राजा धंगदेव, जो कि चंडेल राजवंश के थे। किसके? चंडेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 वर्ष में, 999वें वर्ष में निर्माण कराया था एक शिव के मंदिर का, जिसका नाम था कंडारिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये फिगर 3 भी आप देख सकते हैं। कौन सी है? ये है। ठीक है। इज द प्लान ऑफ द टेम्पल, यह इसका एक योजना है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, इसका जो एक भव्य प्रवेश का द्वार है। एंड द मेन हॉल, और जो इसका एक महामंडप, जो कि मेन हॉल है, मेन हॉल को महामंडप कहते हैं। वेयर डांसेज वर परफॉर्म, जहाँ पर नृत्य किया जाता था। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वाज केप्ट इन द मेन श्राइन, जो मुख्य, यह आपको गर्भगृह है, गर्भगृह में जो इनके मुख्य भगवान थे उनकी मूर्ति रखी जाती थी। दिस वाज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, और यह वह स्थान होता था अनुष्ठापन का जहाँ पर सिर्फ राजा ही पूजा करते थे। हिज इमीडिएट फैमिली, उनके बिल्कुल करीबी परिवार के लोग करते थे। और पुरिस्ट गैदर्ड, और जहाँ पर पुजारी इकट्ठे होते थे। मतलब कि यह वह जगह थी जहाँ पर पुजारी, राजा और राजा के करीबी लोग ही इकट्ठे होकर पूजा करते थे। द खाजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट, जो खाजुराहो कॉम्प्लेक्स है उसमें शामिल है रॉयल टेम्पल्स, शाही मंदिर, वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री, जहाँ पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। क्या था? आम जनता का प्रवेश वर्जित था। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलाबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स, जो मंदिर था वह डेकोरेट, उसको सजाया गया था। किससे? एक सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से। कर्व्ड होता है, कार्व्ड होता है उत्कीर्ण मूर्तियों से उसको, मंदिर को बड़े अच्छे से सजाया जाता था। फिगर 4,
अब जो आपका फिगर 4 है, ये मंदिर है आपका राज राजेश्वर टेम्पल। कौन सा? राज राजेश्वर टेम्पल एट थंजापुर। कहाँ पर? थंजापुर। जिसका जो शिखर है, जो बिल्कुल टॉप है, वह बहुत लंबा है। अमंगस टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, इसके समय के जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचा इसका शिखर है। कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी, इसको बनाना इतना आसान नहीं था। बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज, क्योंकि उस समय क्रेन नहीं होती थी वजन उठाने के लिए। एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। अब आप सोचो, जब क्रेन नहीं थी, कोई और साधन भी नहीं था, तो 90 किलो, कितना, सॉरी 90 टन, 90 टन का एक पत्थर जो कि इसके बिल्कुल टॉप पर रखा हुआ है, उसको कैसे उठाकर वहां पर पहुंचाया गया होगा। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो लोगों ने क्या किया होगा, मान लो ये इसका टॉप है, तो इन्होंने एक यहाँ पर इंक्लाइंड एक ऐसा रास्ता बनाया होगा। और यह रास्ता कितना लंबा था? यह रास्ता लगभग 4 किलोमीटर लंबा था। कितना? 4 किलोमीटर। जिससे कि यह एकदम खड़ा ना हो, एक थोड़ा स्टीप, थोड़ा ढलान सा लगे और आराम से इस पत्थर को वहाँ तक पहुँचाया जाए। ठीक है। हो सकता है कि मंदिर बनने के बाद इस रास्ते को डिसमेंटल, नष्ट कर दिया गया हो। बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन इस मंदिर के आसपास रहने वाले जो लोग थे, उसने इस कला को, इस तरीके को बहुत दिनों तक याद रखा होगा। इवन नाउ ए विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। अब भी इस मंदिर के पास में एक गांव है जिसका नाम है चारूपल्लम, और इस चारूपल्लम को कहा जाता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। क्या कहते हैं? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 मंदिर हमने देखे, आप इसमें एक बार थोड़ा देख सकते हैं कि एक मंदिर हमने देखा कंडेरिया महादेव टेम्पल। आपने देखा इसकी जो चोटी है, बेसिकली यह इतना ऊंचा नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम राजा राजेश्वर मंदिर की, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है यह बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दी टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट, 2 टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिश डेवलपमेंट, 2 शैली संबंधी विकास हमें यहाँ देखने को मिले। कब से? 12वीं शताब्दी के बाद से। पहला, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय द आर्क्स। मतलब कि जो इस पे वजन होता था, जो इसकी अधिरचना होती थी, सुपर स्ट्रक्चर होती थी, उसका जो वजन होता था वह खिड़कियों और दरवाजों पर टेका होता था। किसके द्वारा? मेहराबों के द्वारा। जो आपकी ये मेहराब बनी हुई है, इसको आप देख लो, ये एक मेहराब है, एक पिलर ये है, एक यहाँ पर है, और फिर इसको आपस में जोड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर आपकी ये दीवार टिकी हुई है। तो इन मेहराबों के द्वारा इन पर वजन टिका होता था। और इस स्टाइल को, इस शैली को क्या कहते थे? आर्कुएट। एक हमने शैली पहले पढ़ी जिसमें कि किसका इस्तेमाल होता था? आपके सतीरों का, आपके सतीरों का, जिसको यहाँ पे कहा गया था वर्टिकल कॉलम पे हॉरिजॉन्टल बीम। तो उस पद्धति को क्या कहा, उस शैली को क्या कहा? ट्राबिएट, टोड़ा निर्माण। क्या कहा गया? टोड़ा निर्माण। आर्कुएट स्टाइल को कहा चापाकार। क्या कहा गया? चापाकार। ठीक है। चलिए, सेकंड, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड। अब क्या हुआ, जो चूना पत्थर था उसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाने लगा। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, यह बहुत उच्च क्वालिटी का सीमेंट होता था। विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट। जब इस चूने पत्थर को किसके साथ, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उनके साथ जोड़ दिया जाता, उनके साथ डाल दिया जाता, मिक्स कर दिया जाता था, तो यह इतना सख्त हो जाता था कि कंक्रीट से भी ज़्यादा। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर। और इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर थी, रचनाएं थी, वह आसानी से और तेज़ी से बनने लगी।
टेक ए लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ फिगर 6। फिगर 6 आप देख रहे हैं, ये वाली फिगर है कि इसमें किस तरीके से आपका किला बनाया गया है। ये देखिए, ये आपका निर्माण कर रहे हैं लोग, कुछ लोग घोड़े पे हैं, कुछ ये देखिए ऊपर सामान चढ़ा रहे हैं और ये इस तरीके से इसका निर्माण कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, ये एक पेंटिंग है, ली कहाँ से है, ये एक पेंटिंग है जो कि अकबरनामा से ली गई। कहाँ से, अकबरनामा से ली गई, जिसमें आपको आगरा किले पर जो वाटर गेट है वहाँ पर उसका निर्माण करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। मंदिर, मस्जिद और जो हौज होते हैं, हौज, उनको कैसे बनाया गया। टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। जो मंदिर और मस्जिदें होती थी उनको बड़े सुंदर तरीके से उनका निर्माण किया जाता था क्योंकि वे पूजा का स्थान होती थी। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन। और ये आप कह सकते हो कि इससे उस श्रद्धालु की, उस संरक्षक के भक्ति भाव का भी पता लगता था, उसके धन वैभव का पता लगता था, उसकी शक्ति का पता लगता था। ठीक है, जैसे कि मतलब जो राजा होते थे वे क्या करते थे, वे अपने इलाके में बहुत मंदिर भी बनवाते थे, वहाँ पे मस्जिद भी बनवाते थे। क्यों, उस मंदिर बनवाने से क्या पता लगता था, वे इससे प्रदर्शन करते थे। किसका, वे इससे प्रदर्शन करते थे अपनी शक्ति का, अपने धन वैभव का, अपने भक्ति भाव का। ठीक है, टेक द एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं राज राजेश्वर टेम्पल का। किसका, राज राजेश्वर मंदिर का उदाहरण लेते हैं। एन इंस्क्रिप्शन मेंशन, जिसमें एक अभिलेख लिखा हुआ है, दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेव। किसके द्वारा बनाया गया, राजा राजदेव के द्वारा, फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड, अपने भगवान की पूजा करने के लिए। राज राजेश्वरम, कौन से भगवान की, राज राजेश्वरम। नोटिस हाउ द नेम्स, आप यह भी देख सकते हैं कि इनके नाम कितने मिलते जुलते हैं, कि रूलर का नाम भी और भगवान का नाम भी लगभग एक जैसा है। राजा का नाम राजा राजदेव है और भगवान का नाम राजा राजेश्वरम है। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। जो राजा होते थे क्या करते थे, ये भगवान का नाम रख लिया करते थे क्योंकि यह बहुत मंगलकारी होता था और वे अपने आप को भगवान की तरह दिखाना चाहते थे। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड ऑनर्ड अनदर गॉड। और यद्यपि इन अनुष्ठानों से क्या लगता था कि जो मंदिर में पूजा हो रही है उसमें एक भगवान कौन सा, राजा राजदेव, जो राजा होता था वह सम्मान दे रहा है दूसरे भगवान को। कौन से भगवान को, राजा राजेश्वरम को। ठीक है, इसके साथ ही हम एक बार देख लेते हैं ए रॉयल आर्किटेक्ट, एक शाही स्थापत्य क्या था। द मुगल एम्परर शाहजहां क्रॉनिकलर डिक्लेयर्ड, कि जो एक इतिहासकार था मुगल शासक शाहजहां के टाइम पे उसने डिक्लेयर किया दैट द रूलर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन, कि जो शासक था यह क्या था, यह एक साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया है। क्या बताया गया है, कि जो शासक है वह साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी होता है। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, राजाओं के द्वारा बड़े बड़े मंदिर निर्मित किए गए थे। द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलिज एंड सबॉर्डिनेट्स ऑफ द रूलर। और जो दूसरी बात करें लेसर डाइटीज की, इन द टेम्पल वर गॉड्स, कम डाइटीज होते थे जैसे कि भगवान और देवी देवताओं की तस्वीरें, ऑफ द एलिज, उनके सहयोगियों की, एंड सबॉर्डिनेट्स, और उनके अधीनस्थों को, ऑफ द रूलर, शासक के। ठीक है, द टेम्पल वाज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलिज। जो मंदिर होता था वह एक लघु रूप होता था। किसका, लघु रूप होता था उस राजा के साम्राज्य का, उस दुनिया में
दुनिया में जो राजा का शासन है उसके शासन का एक सूक्ष्म रूप, एक लघु रूप होता था उस मंदिर के रूप में। एज दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर, जैसे वे अपने भगवान की पूजा एक साथ करते थे अपने साई मंदिरों में। इट सीम्ड एज इफ दे ब्राउड द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। इट सीम्ड, ऐसा लगता था जैसे कि न्यायप्रिय शासन किसका, जैसे कि उसकी भूमि पर भगवान का न्यायप्रिय शासन हो रहा हो। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाह, जो मुसलमान सुल्तान होते थे और पादशाह होते थे, डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशंस ऑफ गॉड, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। मतलब जो मुस्लिम सुल्तान होते थे और पादशाह होते थे वह अपने आप को भगवान का अवतार नहीं मानते थे, बल्कि जो पर्शियन कोर्ट है, जो फारसी कोर्ट है, उसके जो इतिहासकार हैं उन्होंने सुल्तानों को भगवान की छाया के रूप में बताया है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवैत अल इस्लाम, एक अभिलेख है जो कि कुवैत अल इस्लाम में की जो मस्जिद है उसमें मिला है। एक्सप्लेन दैट, उसमें बताया गया that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past। उन्होंने बताया कि अलाउद्दीन को भगवान ने ही राजा चुना था क्योंकि उसके पास मोसेस और सोलोमन इन दोनों की विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? द ग्रेट लॉगिवर्स ऑफ द पास्ट, कि भूतकाल का विधिकर्ता। क्या है? भूतकाल का विधिकर्ता। द ग्रेट लॉगिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ, और भगवान अपने आप में एक सबसे महान विधिकर्ता है और आर्किटेक्ट और वास्तुकार होता है। भगवान अपने आप में एक विधिकर्ता है और एक वास्तुकार होता है। He created the world out of chaos and introduced order and symmetry। वह निर्माण करता है, वह निर्मित करता है उस संसार का अव्यवस्थाओं से परे होकर और व्यवस्था और संतुलन को कायम रखते हुए, अव्यवस्थाओं से परे वह इसका निर्माण करता है। And as each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be ruler। जैसे ही नया वंश शासन में आता था, शक्ति में आता था, तो राजा क्या करते थे? जोर देते थे अपने नैतिक अधिकारों को, अपने शासक होने के नैतिक अधिकारों पर जोर देते थे। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change। तो जो पूजा के लिए भव्य बड़े बड़े इमारतों का, बड़े बड़े जगहों का, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे, तो वह एक उद्घोषणा होती थी उनकी क्लोज रिलेशनशिप, भगवान के साथ उनके बड़े निकट संबंधों की उद्घोषणा के तौर पर होती थी। स्पेशली खास तौर से उस समय में जबकि राजनीतिक बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहे थे। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्नड एंड पियर्स एंड ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स एंड ब्रॉड फेम टू देयर रूल एंड देयर रियाल्म। रियाल्म मतलब होता है राज्य, फेम मतलब होता है ख्याति, लर्न मतलब होता है विद्वान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, पियर्स मतलब होता है धर्मनिष्ठ। ठीक है, ये मीनिंग आप याद करना। ऑफर्ड प्रदान करना, पैट्रोनेज आश्रय। तो शासक होते थे वे आश्रय देते थे किसको? बहुत जो विद्वान लोग होते थे या धर्मनिष्ठ लोग होते थे। देखोगे ना भाई, पहले राजा होते थे, मान लो राजा के दरबार में आपको कवि भी मिलते थे, मंत्री भी होते थे, तो कौन होते थे? जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, बहुत धर्मनिष्ठ होते थे, धर्म को मानने वाले होते थे।
उन व्यक्तियों को वे लोग अपने दरबार में रखते थे। साथ के साथ कोशिश करते थे अपनी राजधानी को बदलने की और शहरों को बदलने की, किसमें, एक ग्रेट कल्चरल सेंटर, जिसमें कि वो एक मुख्य केंद्र होता था उनकी संस्कृति का, मुख्य केंद्र होता था उनकी संस्कृति का, जिससे कि उनके शासन और उनके राज्य में उनको ख्याति मिलती थी। भाई ख्याति कब मिलेगी? जब आप किसी चीज़ को अपने यहाँ पर लागू कर दो कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी है, और वो चीज़ अगर अच्छी हो जाएगी तो उससे ख्याति मिलेगी, भाई उस राजा के राज्य में ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो रूलर्स शासक होते थे वे बुद्धिमान लोगों को, धर्मनिष्ठ लोगों को अपने यहाँ पर आश्रय देते थे। साथ ही साथ वे अपनी राजधानी और अपने शहरों को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बदलने को तैयार रहते थे, जिससे कि उनको ख्याति मिलती थी और उनका शासन और उनका राज्य में एक सांस्कृतिक व्यवहार पैदा होता था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की खासियत या पानी के लिए अच्छी बात क्या थी? द पर्शियन टर्म्स आबाद, एक फारसी वर्ड है आबाद, मतलब इसका मतलब होता है पॉपुलेटेड, बहुत घना जनसंख्या वाला, प्रोस्पेरस एंड आबादी, फ्लोरिशिंग, एक समृद्धि, प्रोस्पेरस होता है समृद्धि वाला, घनी जनसंख्या में समृद्धि वाले को आबादी कहते हैं, एंड आबादी कहते हैं फ्लोरिशिंग, खुशहाली को। ये दोनों वर्ड आए हैं आपके आब से। किससे? आब। आब का मतलब होता है जल। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन। जस्ट किंग होता है न्यायप्रिय राजा, मतलब वह राजा जिसको न्याय पसंद होता है। तो यह विश्वास किया जाता है कि जो शासक, जो शासन था, रूल, शासन होता है एक न्यायप्रिय राजा का, वह उस काल में, उस समय में एक खुशहाली, पर्याप्त, प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन, की पर्याप्त वर्षा होगी। कब? कि वे न्यायप्रिय राजा का यह विश्वास था उसके शासन में, वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन, कि जब स्वर्ग से पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी तो उस समय उसके क्षेत्र में खुशहाली आएगी। एट द सेम टाइम, उस समय मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वाज हाईली प्रेज्ड। तो उस समय पर अपने जगह में, अपने क्षेत्र में नए नए टैंक्स, जो होज होते थे उनका, रिजर्वायर जलाशयों का जो निर्माण कराकर उन लोगों को बड़ी तारीफ, बड़ी प्रशंसा सुनने को मिलती थी। सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ए कोना, इट वाज कॉल्ड द होज ए सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वायर। सुल्तान जो इल्तुतमिश था उसको पूरे, मतलब मैं कहूँगा कि व्यापक सम्मान मिला था अपने एक काम के लिए। उसने काम क्या किया था? उसने एक बहुत बड़ा जलाशय निर्मित कराया था, बहुत बड़े जलाशय का निर्माण कराया था दिल्ली के बिल्कुल, जो दिल्ली कोना के बाहर। कहाँ पर? दिल्ली कोना के बाहर उसने एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण कराया था और उसको कहा जाता था होज ए सुल्तानी। जो रिजर्वायर बनाया था उसको नाम दिया था होज ए सुल्तानी, या राजा का जलाशय। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3? जब हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे थे उसमें मैप दिया हुआ था, उसमें आपने इसको देखा था। अभी आपको दिखा भी देंगे अभी। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स, जो शासक होते हैं वह, उन्होंने क्या बनवाए? उन्होंने बहुत सारे होज भी और वो जलाशय बनवाए, बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे दोनों, फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता के इस्तेमाल के लिए, छोटे भी बड़े भी जलाशय होज सब बनवाए। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल मॉस्क्यू, कभी कभी तो जो ये होज, ये जलाशय होते थे, यह मंदिरों के या मस्जिदों के या गुरुद्वारे के हिस्से होते थे, उनका एक अंग होते थे, उनके अंदर ही बना दिया जाता था। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में आप गए होंगे तो गुरुद्वारे में आपने देखा होगा कि तालाब बना रहता है। मान लो आप देख लो जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है,
उसमें अगर आप देखो तो वहीं पे टैंक है। जामा मस्जिद होता है तो जामी मस्जिद के बाहर एक छोटा सा टैंक बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से सुने और अच्छे से इस पर विचार करें। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।